नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। ज़रा सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति 38 साल तक चुपचाप बैठा रहे और एक दिन अचानक कोर्ट में आकर कहे कि ये ज़मीन मेरी है और मुझे इसका मालिकाना हक दे दीजिए, तो क्या कानून इतनी लंबी नींद के बाद भी इंसाफ देता है? या फिर एक समय सीमा होती है जिसके बाद आपका कितना भी मजबूत अधिकार हो वो ख़त्म हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऐसा ही फैसला दिया है जो कि हर प्रॉपर्टी खरीदने वाले, बेचने वाले और एग्रीमेंट करने वाले व्यक्ति को जानना चाहिए। दरअसल आज का जो केस होता है वो शुरू होता है 1984 से। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में एक ज़मीन थी। दावा किया गया कि उस ज़मीन के मालिक ने एक एग्रीमेंट टू सेल किया था, लेकिन ना तो रजिस्टर्ड सेल डीड बनी और ना ही खरीदार ने अदालत जाकर अपनी ज़मीन को अपने नाम करवाने की कोशिश की और वह देखते रहे। और देखते ही देखते 1 साल, 5 साल, 10 साल नहीं बल्कि पूरे 38 साल गुजर गए। इस बीच सरकार ने उस ज़मीन को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपने कब्ज़े में ले लिया और बाद में जो मूल मालिक है उसने उस परिवार को दूसरी ज़मीन भी आवंटित कर दी। मूल मालिक के परिवार को दूसरी ज़मीन भी आवंटित कर दी गई। तभी अचानक 2022 में खरीदार जो है वो कोर्ट पहुंचता है और उसने कहा कि 1984 वाला एग्रीमेंट टू सेल अभी भी लागू है। कोर्ट हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और दे और ज़मीन भी हमें हमारे नाम कर दे। यहीं से शुरू होती है कानूनी लड़ाई, क्योंकि ज़मीन के मालिकों ने सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्शन उठाया था। उन्होंने ये कहा कि यह मुकदमा सुनने लायक ही नहीं है। उन्होंने ऑर्डर 7 रूल 11D ऑफ CPC के तहत आवेदन दिया। उनका कहना यह था कि जब खुद वादी ही प्लेन्स में साफ दिखाई दे रहा है तो फिर मुकदमा कानूनन समय सीमा से बाहर है, तो बिना ट्रायल चलाए ही प्लेन को खारिज कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने यह आवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभी इतना स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि मुकदमा पूरी तरीके से लिमिटेशन से बाहर है, इसलिए मुकदमा आगे चलेगा। मालिक हार नहीं माने और वो हाईकोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को ही सही माना। उसने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में ऐसी कोई गंभीर गलती नहीं है जिसके कारण हमको इसमें इंटरफेयर करना पड़े, इसलिए मुकदमा जारी रहेगा। अब मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट और यहीं से पूरी तस्वीर बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एक सीधा सवाल पूछा कि जिस एग्रीमेंट पर पूरा की पूरा केस आधारित है वो 1984 का है, तो आखिर 38 साल तक आप अदालत क्यों नहीं आए? कोर्ट ने पूरी प्लेंट पढ़ी, लेकिन कहीं भी ऐसा संतोषजनक कारण नहीं मिला जिसे इतने लंबे इंतज़ार को जस्टिफाइड माना जाए। फिर कोर्ट ने लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 54 की ओर ध्यान दिया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो केस है वो दायर करने की सीमा सामान्यतः 3 साल होती है, तो फिर 38 साल बाद कोई कैसे स्वीकार किया जा सकता है? वहीं खरीदार पक्ष ने ये कहा कि असल में हमें नया कॉज ऑफ एक्शन 2021 में मिला। क्यों? क्योंकि पहले हाईकोर्ट ने एक रिट पिटीशन में कहा था कि आपने अभी तक सिविल सूट दाखिल नहीं किया है, इसलिए लिमिटेशन वहीं से शुरू मानी जानी चाहिए। पहली नज़र में दलील कुछ लोगों को सही लग सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी दूसरे मुकदमे में जज सिर्फ ये कह दे कि आपने कभी सिविल सूट दाखिल नहीं किया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लिमिटेशन वहीं से शुरू होगी। लिमिटेशन वहाँ से चलेगी जहाँ पहली बार मुकदमा दायर करने का अधिकार हुआ था। कोर्ट की एक टिप्पणी कि नया कॉज ऑफ एक्शन नहीं बना सकती, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई नया प्रिंसिपल नहीं है। पहले भी कई बार ये स्पष्ट किया जा चुका है कि ऑर्डर 7 और रूल 11 CPC जो है उसका ऑब्जेक्टिव अदालतों को समय बचाना या फिर फर्जी या कानून को अस्वीकार्य मुकदमे को शुरुआत में ही रोकना है। इस फैसले में कोर्ट ने विशेष रूप से 4 इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स का उल्लेख किया। पहला था दहीबेन वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी और करस्पॉन्डेंस RBANMS एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर्सेस B गुनाशेखर। तीसरा था मदन सूरी श्री रामाचंद्र मूर्ति वर्सेस सैयद जलाल और चौथा था मुकुंद भवन ट्रस्ट वर्सेस श्रीमंत छत्रपति उदयन प्राजे प्रताप सिंह महाराज भोसले।
अब देखते हैं कि इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने किन सिद्धांतों को दोहराया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर सिविल केस जो होता है पहले ट्रायल से होकर ही गुजरता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है ऐसा। अगर पहली नज़र में ही ये दिखाई दे जाए कि मुकदमा कानून से प्रतिबंधित है, तो अदालत ट्रायल शुरू करने से पहले ही पूरे की पूरे प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। यानी कि गवाह नहीं, सालों तक सुनवाई नहीं, कोई लंबा ट्रायल नहीं, और सीधे शुरुआत से ही केस जो है वो फिनिश हो जाता है। दरअसल यही ऑर्डर 7 रूल 11 का असली उद्देश्य भी है। कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कही कि जब ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन आती है, तब जज केवल एक ही चीज़ देखता है कि वादी द्वारा लिखी गई प्लेंट, प्रतिवादी क्या कह रहे हैं, उसका दस्तावेज़ क्या है, उसकी दलील क्या है, इन सब का इस चरण के ऊपर कोई महत्व नहीं होता है। यदि केवल प्लेंट पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाए कि मुकदमा कानूनन चल ही नहीं सकता है, तो फिर प्लेंट स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और सख्त टिप्पणी की यहाँ पे। कई बार लोग जो है प्लेंट को इस तरीके से लिखते हैं कि देखने में ऐसा लगे मानो कॉज ऑफ एक्शन जस्ट अभी अराइज हुआ है, लेकिन असली घटनाएं कुछ और ही होती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी क्लेवर ड्राफ्टिंग अदालत को धोखा नहीं दे सकती। जज का कर्तव्य है कि वो शब्दों के पीछे जो वास्तविकता है उसको उजागर करे, और अगर मुकदमा वास्तव में लिमिटेशन से बाहर है तो केवल भाषा बदल देने से वो लीगल नहीं हो जाता है। और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि देर हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन कोई टेक्निकल ऑब्स्टिकल नहीं है, बल्कि ये कानून की मूल व्यवस्था का हिस्सा है। अगर समय सीमा ही ख़त्म हो जाए तो अदालत जो है वो पुराने विवादों को अनिश्चित काल तक जीवित नहीं रख सकती, वरना कभी भी कोई व्यक्ति दशकों पुराना विवाद को लेकर अदालत पहुंच जाएगा और जो कानूनी व्यवस्था है वो कभी समाप्त ही नहीं होगी। कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही यहाँ पे कि देखिए, इस पूरे केस की नींव 1984 का जो एग्रीमेंट टू सेल है उसके ऊपर टिकी हुई है, और उसी दिन से अधिकारों का प्रश्न पैदा हो चुका था। इसके बाद 38 वर्षों तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट फाइल नहीं किया गया। इसका कोई संतोषजनक कारण भी प्लेंट के अंदर नहीं दिया गया है। तो ऐसे केस में ये मुकदमा स्पष्ट रूप से लिमिटेशन के बाहर फॉल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि जो व्यक्ति दशकों तक चुप बैठा रहे, उसके बाद में अचानक आकर कोई मुकदमा यदि दायर कर दे तो उसको इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती, और ऐसा मुकदमा अदालत की जो प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग माना जाएगा, यानी अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और कानून में ऐसे मुकदमों को बढ़ावा देने की परमिशन नहीं दी जा सकती। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही गलती की है, और दोनों अदालतों को शुरुआत में ही ये समझ लेना चाहिए था कि ये मुकदमा कानूनन चल ही नहीं सकता है, और इसीलिए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको सेट असाइड कर दिया, और ऑर्डर 7 रूल 11D CPC के तहत इस प्लेंट को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और अब इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट का ट्रायल भी नहीं चलेगा। मुकदमा यहीं समाप्त हो गया। तो इस बात से हमको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहला कि अगर आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी को केवल उसका एग्रीमेंट टू सेल किया है, तो ये मत सोचिए कि वह कभी भी अदालत जाकर उसकी सेल डीड करवा लेंगे। कानून इसके लिए समय सीमा तय करता है, और अगर समय निकल गया तो आपका दावा भी समाप्त हो सकता है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। और सेकंड लेसन ये है कि देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका कानूनी अधिकार छीना जा रहा है, तो वर्षों तक आप उसका इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि कानून जो है सजग व्यक्ति की ही मदद करता है, सोए हुए व्यक्ति की नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन जो है कि अगर किसी दूसरे केस में अदालत कोई टिप्पणी कर भी दे, तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि वह आपका पुराना लिमिटेशन पीरियड वहाँ से शुरू होगा जिस दिन कोर्ट ने कोई स्टेटमेंट पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोर्ट की कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो नया कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनाती है। और चौथा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि यदि किसी मुकदमे की प्लेंट पढ़ते ही ये स्पष्ट हो जाए कि वह कानून से प्रतिबंधित है, तो अदालत वर्षों तक ट्रायल चलाने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे मामलों में ऑर्डर 7 रूल 11 CPC जो है वो अदालत को शुरुआत से ही मुकदमे को रिजेक्ट करने की पावर देता है, और इसके लिए इसका उद्देश्य जो है केवल कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना ही, बल्कि न्यायिक
जो समय बचाना और फर्जी और निरर्थक मुकदमा जो है उसको रोकना भी है। ये शक्ति भी ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी कोर्ट को देता है। और आज के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के ऊपर रिलाई किया था, जो भी हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिए हैं। और जिस केस को भी हमने डिस्कस किया है, जिस पे इन सभी पुराने जजमेंट्स को रेफ़र किया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने डिसाइड किया है 1 जुलाई 2026 को। और इस केस का नाम था शोभना वसंत भोयर एंड अदर्स वर्सेस सोनी जागिसी एंड अदर्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जजमेंट पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।